गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और मैं अभी ये बात कर रहे थे, बल्कि हमारी पूरी टीम ये बात करी थी कि दिस इज़ द लास्ट वीकेंड बिफोर इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट्स। और कल से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पूरी तैयारी जो है वो आप पकड़ लें, लेकिन लास्ट मिनट पे हर चीज़ ना छोड़ें। अभी भी 3-4 दिन तो हैं, आई थिंक वेडनेसडे को इंशाल्लाह होगा। हाँ, ये और जा रहा है। वैसे तो वीकेंड के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग छोड़े नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान से पहले जो चंद दिन होते हैं उसमें ग्रॉसरी स्टोर्स, किराने की दुकानों और इस तरह रोज़मर्रा की जो चीज़ें जहाँ से मिलती हैं वहाँ पर गोश्त की दुकानों में बहुत ज़्यादा रश होता है। इसलिए नहीं, लेकिन अभी वो 4 दिन हो गए ना, अब 4 दिन ही तो रह गए, 4-5 दिन। इसलिए कल मैंने जो है वो अपनी जो रमज़ान की माहाना शॉपिंग, आपको पता है ना, थोड़ा सा ज़रा स्पेशल एक एहतमाम होता है रमज़ान की शॉपिंग के लिए। जहाँ हम सारे साल चीनी की कंजम्पशन कम होती है, वहाँ रमज़ान में थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, वो लाल शरबत और इस किस्म की शरबत वगैरह एंड ऑल दैट। सो लिटरली कल 4 लोगों के हाउस होल्ड के लिए 1 महीने के राशन खरीद कर जब बिल सामने आया मुझे, तो मिनी हार्ट अटैक आया। वो तो जिसमें गोश्त वगैरह भी कुछ शामिल था। और ट्रस्ट मी कि उसमें कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट नहीं थी सिवाय एक पीनट बटर के। हाँ, माशाल्लाह अब हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं ना, उन्हीं की प्राइसेस जहाँ पहुँच चुकी हैं, तो आपको इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन एक बात है, मैंने वो सेइंग कि आप शॉपिंग कर लें या तैयारी कर लें रमज़ान की, तो ख़वातीन को किचन में बहुत कुछ करना होता है। यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ स्टफ़ जो कि आप फ्रीज करके रख देते हैं, दही भल्ले वगैरह इस किस्म की चीज़ें। सो दैट ये वीकेंड वो है जिसके घर में डीप क्लीनिंग होती है रमज़ान से पहले, तो डीप क्लीनिंग एज इन डीप फ्रीजर एंड फ्रीजर फ्रिज वगैरह जो है वो रेगुलरली होती रहती है, क्योंकि आपको पता है ना फ्रॉस्ट हो जाता है। तो जो चीजें आपने करनी है, दिस इज द वीकेंड जिस पे आप कर लें, ताकि आप रमज़ान में आप दही बड़े वगैरह भी फ्रीज कर लेती हैं। आप दही बड़े जो होते हैं फुल्कियां फ्रीज कर लेती हैं आप? नहीं, बड़े भी आप फ्लैट बना के आप फ्रीज कर सकते हैं, और कबाब्स फ्रीज कर सकते हैं। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन, ताकि आपको खासतौर पे पीपल हु आर वर्किंग, विमेन हु आर वर्किंग, बड़ा लास्ट मिनट हो जाता है सब कुछ करना, तो अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन कैन बी डन। जल्दी से आपको ये बता दें कि हमारे टाइमिंग्स क्या होंगे जी रमज़ान में इंशाल्लाह। जिस तरह पिछले साल से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया था कि हम 4 बजे 4 PM दोपहर कहेंगे, क्या कहेंगे, शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक, यानी कि हम आपकी एन रोजे की तैयारी के वक्त रोजाना मुलाकात करेंगे आपसे। कुछ मजे की रेसिपीज भी हम आपको बताएंगी कि आज क्या आप बना सकते हैं। आई होप एंड कैन आई जस्ट से कि हम पूरे रमज़ान आपके साथ होंगे, यानी हम कोई छुट्टी नहीं लेने वाले, हम कोई सैटरडेज संडेज को जो हम ऑफ होते हैं नहीं होंगे इस बार। एंड वील बी विद यू जस्ट लाइक एनी अदर रमज़ान। तो हम हर रमज़ान के महीने में so we are certainly looking forward to that, and obviously everybody around the globe, every Muslim is looking forward to Ramadan, क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत एक फीलिंग होती है इस महीने की, जो इस महीने के साथ एसोसिएटेड है, जो रूहानी भी है, फेस्टिव भी है, सब कुछ एक फेस्टिव भी है, पूरा साल इंतजार किया जाता है। अच्छा जी, वो सब कुछ तो है, और रमज़ान आ भी रहा है, हमने आपको बता भी दिया कि तैयारी पकड़ ले, लेकिन साथ साथ कोविड को ना भूलें, बिकॉज कोविड इज़ वेरी मच हेयर। आपको कुछ स्टैट्स बता देते हैं, आपको खुद ही अब तो बड़ी अच्छी तरह बात समझ आ जाएगी। पिछले 24 घंटों में अमवात का अगर सिर्फ जिक्र कर लें तो 105 ट्रिपल फिगर अभी तक चल रहा है, 105 डेथ्स ड्यू टू कोविड। और न्यू केसेस जी 5312 4 दिनों में 400 से ज़ायद अफराद इंतकाल कर गए हैं। लिटरली अलार्मिंग सूरत हाल है। और साथ जी पॉजिटिविटी रेट भी आपको बता दें 9.66। चलो, लाहौर में कल भी मैं देख रहा था पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल भी गुज़श्ता रोज़ में जब से कोविड शुरू हुआ है पंजाब में अब तक सबसे ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं ओवरऑल, एंड केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। सो एवरीबडी प्लीज़ स्टे सेफ, प्लीज। बाय द वे 57 डेथ्स, 57 अमवात सिर्फ 24 घंटे में पिछले, और ये हम बात कर रहे हैं पंजाब की, और 34 अफराद इंतकाल कर गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। सो थिंग्स आर नॉट गुड, बट हमें ख्याल करना है, एहतियात करनी है। बारहा हम यही कहते रहते हैं, और ईद के बाद से कल NCOC ने बताया कि सब लोग, तमाम लोग अपने आप को वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकेंगे। आई वंडर कि इतनी वैक्सीन आएगी कहाँ से रजिस्टर हम कर लें इंशाल्लाह। अच्छा जी, सनिया से हम बात करेंगे। और बाय द वे हमारी इमरजेंसीज में जब हम जाते हैं तो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स डिफरेंट स्पेशलिटी जो हम भी नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो सनिया से ज़्यादा हम सीखेंगे कि वहाँ के लिए क्या ट्रेनिंग होती है। लेकिन सबसे पहले डस्का की जो इलेक्शंस की बात कर लें, कल डस्का में नून लीग और तहरीक इंसाफ फिर आमने सामने आ रहे हैं। ये इलेक्शन अब आम ज़िमनी इलेक्शन से ज़ाहिर है आगे की चीज़ बन गया। मुल्की सियासत पर असरात अपेरेंटली इसके नज़र आएंगे। इलेक्शन कमीशन का भी इम्तहान होगा कि वो शफाफ इलेक्शन कराने में कितना कामयाब
होते हैं। इस मरतबा देखते हैं कि रिटर्निंग अफसरान जो है वो धुंध में कहीं खो जाते हैं या वैसे ही कहीं खोए हुए पाए जाते हैं। शुक्र है, देखिए अब वो वाला टाइम हमने चूज किया जब धुंध ना हो। हाँ। तो अब अगर कुछ हुआ, अल्लाह ना करे, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। धुंध इज गॉन। तो इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि पोलिंग अमले के लिए SOPs जारी कर दी गई हैं। डस्का की सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें डस्का में हवाई फायरिंग का वाक़या पेश आया है और जिससे ये खदशात मौजूद हैं कि हालात अभी तक तसल्ली बख्श नहीं। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया है कि हवाई फायरिंग ऑफ कोर्स PTI के कारकुनों ने की है, लेकिन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हर पार्टी दूसरी पार्टी पे ही इल्ज़ाम लगाती है। सुन लें। हमारे कारकुन अहमद भट्ट और उनके साथ हमारी साबका MPA और मारूफ अदाकारा कबल नुमान साहिबा वो मालों में यूनियन काउंसिल के कस्बे कसोवाला में मौजूद थे। ये चंद लोगों ने, मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी रोकी, जान से मारने की धमकी दी, हवाई फायरिंग की, गोलियां चलाईं और कहा कि ये कैंपेन छोड़ के चले जाओ वरना नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। ये वाक़या जो पेश आया है, अगर इसका नोटिस ना लिया गया, कल के इलेक्शन में अमन कायम करना बहुत मुश्किल होगा। इस तरह के वाक़यात करके इलेक्शन के अमल में, इलेक्शन की शफाफियत में रखना डालने की एक मज़मूम कोशिश की जा रही है। इससे पहले 19 फरवरी को NA-75 डस्का का ज़मीनी इंतखाब बदअमनी की नज़र हो गया था। 20 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरान रात भर पोलिंग बैग समेत लापता रहे थे। फायरिंग से 2 अफराद भी जाँ बहक हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन का दोबारा इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार रखा। तो कल के इस अहम इंतखाबी मार्के पर बात करते हैं हम सीनियर साहब की तज्जियाकार और जो इंतखाबात हैं और इंतखाबी सियासत है उस पर गहरी नज़र है सुहेल वड़ाइद साहब की। वड़ाइद साहब, डस्का का इलेक्शन अब ज़ाहिर है एक सिर्फ ज़मीनी इंतखाब नहीं रहा, अब एक सीट का मामला नहीं है, एक बड़ी जंग, सियासी जंग की सी सूरत अख्तियार कर चुका है। कौमी असम्बली के नंबर्स तो ज़ाहिर है जो हैं वो हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुल्की और इलाकाई सियासत के लिए कितना अहम होगा यहाँ पर किसी भी पार्टी का हारना या जीतना? डस्का का इलेक्शन वाकई ना सिर्फ इलाकाई सियासत के लिए अहम है बल्कि मुल्क गिर सतह पर भी इसका असर होगा। उसकी वजह यह है कि अगर ये सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब होता फिर तो कोई ख़ास बात नहीं है। नून की सीट थी, अगर नून जीत जाए या हार जाए बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन जब इस पे धांधली के इल्ज़ामात लगे, अब रीपोल हो रहा है, इस वजह से पूरे मुल्क में इसका एक शोर मचा इस हवाले से। इसलिए अब जो भी पार्टी जीतेगी उसको इसका फ़ायदा या नुकसान होगा सियासी तौर पर। अगर नून जीतती है तो ज़ाहिर है वो ये कहेगी कि पिछली दफ़ा हमारे साथ धांधली हुई थी और इस दफ़ा फेयर इलेक्शन हुआ है और हम जीत गए हैं। और अगर PTI जीतती है तो वो कहेगी कि देखें हम 50-60 हज़ार वोट हमने पहले से ज़्यादा लिया है और सेंट्रल पंजाब में हम अपनी पोजीशन मनवाने में कामयाब हो गए। जी बिल्कुल ठीक है। वड़ाइद साहब, ये भी बताइएगा कि डस्का इंतखाबात अब इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को जस्टिफाई करा है। उन्हें यकीनी बनाना पड़ेगा कि ऐसे इलेक्शन हों, ऐसे नताइज आएँ जिन पर कोई सवाल ना करे। तो क्या मौजूदा सूरत हाल आपके ख्याल में होगा ये मुमकिन कि ऐसा ही हो? ये दुरुस्त है कि ये इंतज़ामिया के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, पुलिस के लिए, ये सब के लिए एक चैलेंज है। क्योंकि पिछली दफ़ा इलेक्शन पे बड़ी गड़बड़ हुई, शोर मचा, फायरिंग के वाक़यात होते रहे, वो बार बार TV पे नज़र आता रहा कि मोटरसाइकिलों वाले फायरिंग कर रहे हैं। फिर रात को धुंध की वजह से प्रिजाइडिंग अफसर नहीं पहुँचे या गायब हो गए। अब जो भी वजूहत थी उसकी वजह से जो डस्का का इलेक्शन है वो एक बद इंतज़ामी और एक तरह से धांधली के इल्ज़ामात में जो था वो एक तरह से उससे उलझ गया। तो अब ज़रूरत है कि इंतज़ामिया बहुत अच्छे इंतज़ाम करे और ये साबित करे कि अगर इंतज़ामिया चाहे तो वो मामलात को बेहतर कर सकती है। पिछली दफ़ा इंतज़ामिया मुकम्मल फेल हुई, चुनांचे इलेक्शन कमीशन ने सारी इंतज़ामिया को बदल भी दिया। अब नई इंतज़ामिया है, वो नए इंतज़ामात करेगी। उसको चाहिए कि एक एक चीज़ को शफाफ रखे और पहले से बहुत बेहतर इंतज़ामात करे। अब इन इलेक्शन से जुड़ा एक और मामला भी है और इस बार इंतखाबात के लिए मरीम नवाज साहिबा से ज़्यादा हमें हमजा शहबाज साहब मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। बड़ा सब क्या तंजीमी सतह पर हमजा शहबाज साहब की इतनी गिरफ्त दोबारा से मजबूत हो चुकी है कि मरीम नवाज की जगह वो ख़ुद को मुस्लिम लीग नून के चेहरे के तौर पर मनवा लें?
देखिए, हमज़ा शहबाज शरीफ को शायद ज़िमनी इंतखाब का इंचार्ज बनाने की वजह यह है कि हमज़ा पहले भी जितने ज़िमनी इंतखाबात होते थे, हत्ता कि जब नून लीग की हुकूमत होती थी तब भी हमज़ा शहबाज ही उसके इंचार्ज होते थे। और यूँ समझे कि ज़िमनी इंतखाबात के एक एक्सपर्ट हैं नून लीग में जिनको इंचार्ज बनाया जाता है। मरियम को एक वक्ती तौर पर यह टास्क दिया गया था क्योंकि उस वक़्त हमज़ा जो थे वो जेल में थे। तो मेरा ख़्याल है कि हमज़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे। उनको लोगों के साथ, मर्दों के साथ डील करना और रात गए तक वो रुक सकते हैं और बहुत सारे उनको एडवांटेजेस हैं जो शायद मरियम को या नशीन इफ्तिखार को नहीं है ख़ातून होने की वजह से। लेकिन बहरहाल इस देखना ये होगा कि हमज़ा के जाने से क्या फ़र्क पड़ा, क्या पहले से वोटिंग ज़्यादा हुई, क्या पहले से ज़्यादा नून लीग के लोग निकले हैं, ये चीज़ देखने वाली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल बड़ाइच हमें सब समझाने का। और वैसे मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरियम नवाज़ की तबीयत जो है अब बहुत बेहतर है, तो उनकी ये एक स्टेटमेंट भी आ चुकी है। गर्मियों में दोबारा से मुतहर्रिक नजर आएंगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे ज़रा मौसम की, क्योंकि रमज़ान की आमद के साथ साथ ना सबको ये फिक्र भी हो जाती है कि भाई रोज़े कितने मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। एक बात आपको बताऊं कि हम हमेशा डरते हैं, इस बात पे बड़ी बात होती है कि जी गर्मी है और ज़रा रोज़ों में ज़्यादा होगी, लेकिन रोज़े भी बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर ही जाते हैं। और गर्मी वगैरह आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, लेकिन हर चीज़ मैनेज हो जाती है। लेकिन हुआ वो वाला रमज़ान ना भूलें जब हीट वेव के बायस सैकड़ों लोग की जान चली गई थी। सो वो भी हमें जहन में रखना चाहिए। इसलिए वो लोग मेहनत कश मजदूर जो बाहर इतनी तेज़ तपती धूप में काम करते हैं उन्हें अपना ख्याल करना चाहिए। लेकिन कराची में आपको बताना हमने ये कि बढ़ते टेम्परेचर और हीट वेव्स के माहिरीन मौसमियाती तब्दीली से ये सारा मामला जोड़ते हैं। और सर्टनली ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। दरख्तों की कमी, बिल्कुल दरख्तों की कमी क्या होती है जी, मौसमियाती तब्दीली की एक बड़ी वजह समझी जाती है। और ऐसे में आपको पता है कि कराची के कुछ लोगों ने वैसे तो कराची के भी और पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है कि अपनी मदद आप के तहत दरख्त लगाने शुरू कर दिए हैं। और ऐसे माहौल दोस्तों के बारे में हमें कौन बता रहा है जी? मुनीबा ज़मीर शाह। सो ओवर टू हर। हम सब जानते हैं कि दरख्त आबो हवा को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनसे निकलने वाली नमी हवा में नमी का तनासब मुतवाज़न रखती है और यूँ हम खुश्क हवाओं से बचे रहते हैं। इनसे निकलने वाली नमी ही है जो बारिश बरसाने वाले बादलों की तश्कील में हिस्सा लेती है और यूँ हम खुश्क साली वाले मौसम से बचे रहते हैं। लेकिन कराची में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ दरख्तों की कमी है और हम हर मौसम में किसी न किसी तौर पर मौसमियाती तब्दीली को झेल रहे हैं। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एफ के रिहायशी माहौलियाती तब्दीली को समझते हुए इससे नबर्द आज़मा है और दरख्तों की आबियारी को ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। कुछ साल पहले कचरा कुंडी का मंजर पेश करने वाले अलनूर पार्क में 700 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त मौजूद हैं। ये यहाँ के रिहायशियों की माहौल की बेहतरी के लिए की जाने वाली इनफरादी कोशिश है। गूगल मैप में जो है वो जब हमने 2019 के सितंबर में गूगल मैप से इसका इमेज लिया तो ये एक बंजर ग्राउंड था पूरा। यहाँ से हमने 300 से ज़्यादा ट्रॉली और डंपर्स जो है वो कचरे के सिर्फ निकाले। ब्लॉक एफ नॉर्थ नाज़माबाद के तमाम रिहायशियों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और पिछले 1.5 साल में हम तकरीबन 4 मिलियन की लागत से इस पार्क में 700 से ज़्यादा दरख्त लगा चुके हैं। 100 से ज़्यादा नीम के दरख्त हैं, 100 से ज़्यादा नारियल के दरख्त हैं, इसमें गुलमोहर है, इसमें जैतून है, इसमें बादाम है। मस्जिद का वज़ू का सारा पानी जो इससे पहले ज़ाया हो जाता था अब हम उसको 100% यूटिलाइज़ कर रहे हैं पार्क के लिए। तकरीबन 12 फीट गहरा टैंक बनाया है जो कि 12 फीट गहरा है, 12 फीट बाय 10 फीट जो है वो उसकी जो है वो लंबाई और चौड़ाई है। इसमें कई हज़ार गैलन जो है वो पानी जो है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा असल में ये जो पार्क है ये शहरियों के उस अज़म का इयादा कर रहा है कि हमने सोच लिया है कि हमने अब खुद कुछ करना है। सरकार पे जो है वो हम बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हिसार नहीं कर सकते। गर्म मौसम में सड़क पर खड़े हों या गाड़ी को पार्क करना हो तो हमें दरख्त की छाँव की तलाश रहती है। ये हरियाली ही है जो दिलो दिमाग को फरहत बख्शती है। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि दरख्तों से मोहब्बत के जज्बे को हमें इनफरादी तौर पर अपनाना होगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ मुनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।
Such a great initiative, an excellent idea। और हम पहले भी इस बारे में बात करते रहे हैं कि अगर तमाम मसाजिद अपने अपने वज़ू खाने का पानी इकट्ठा कर लें एक टैंक में और उसके बाद उसको इरिगेशन और प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करें तो कितना पानी एक बेहतरीन सदका जारिया भी होगा इससे कि वो पानी जो है दरख्तों को लगेगा और वो दरख्त जो है ज़ाहिर है दरख्त लगाना तो आपको पता है सदका जारिया है। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है एंड ऑल्सो बिकॉज वो पानी ऑलमोस्ट साफ़ ही होता है तो वो तो बड़ी अच्छी तरह रिसाइकिल किया जा सकता है। और अपने अपने घर की सतह पे मैं हमेशा कहती हूँ एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज नाउ, आपके एसी का जो पानी निकल रहा होता है ना, अगर एसी लगाओ तो उसको भी जमा करें एंड जस्ट वाटर अराउंड। अगर आपने जो कोई चीज़ गीली रखनी होती है, आपने गर्मियों में यू वांट समथिंग लाइक दैट, पौधे लगे हुए हैं उसमें रख लें, बल्कि नीचे पौधा एक रख ही लें जहाँ पानी गिर रहा है। सो यूज़ दैट, पानी को ज़ाया मत होने दें प्लीज़। सिचुएशन जो है ना वो इतनी कोई फेवरेबल नहीं है तो आपको बताना ज़रूरी है ताकि यू आर वेल इन्फॉर्म। हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी नाकाम नज़र आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर काबू में नहीं आ रही। अस्पतालों में इंतहाई तशवीशनाक हालात पैदा हो गए हैं और अस्पतालों पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। 3 रोज़ पहले वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने यकीन दिलाया था लाहौर में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। उन्होंने शहरियों की रहनुमाई के लिए एक हेल्पलाइन से भी आगाह किया था और सुन लीजिए। बहुत फ़र्क पड़ गया क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट लाहौर का तो ख़ास तौर पे आपको पता है 21-22% पे चला गया था, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया और उम्मीद रखते हैं कि मज़ीद कमी आएगी इसके अंदर। जहाँ तक अस्पतालों में बोझ का ताल्लुक है तो मैं तसल्ली देना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम की वसादत से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्पतालों में 30 to 40% इस वक्त कैपेसिटी है। कोई ऐसी बात नहीं है ये वो कहते हैं वो जो हर तरह की घंटियाँ बजाने शुरू कर देते हैं। मेहरबानी करके अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जिसको आपकी चाहते हैं कि अस्पताल पहुँचे, आप 1122 को इन्फॉर्म करें, वो आपको उस अस्पताल में लेके जाएंगे जहाँ बेड्स भी अवेलेबल है और जहां वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल है। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी सेहत पंजाब नबील अवान साहब। अवान साहब शुक्रिया। पंजाब भर में जिस तरह कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं ये बहुत ही परेशान कुन है, तो क्या आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया हालात क्यों इतने आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि पंजाब में मुल्क के बाकी शहरों और इलाकों की तरह जिसमें कोरोना की 3rd वेव आई हुई है उसकी तरह पंजाब में भी जो हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। आप इस बात का इस अमल से अंदाजा लगा लें कि पिछले 4 हफ्ते में जो हमारे हॉस्पिटल में दाखिल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में दोगुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पे जो मार्च का दूसरा हफ्ता था उस पूरे हफ्ते में हमारे पास तकरीबन 4000 मरीज दाखिल थे, तकरीबन अगर 7 दिन के मरीज जमा करें। तो जो अभी मौजूदा हफ्ता चल रहा है इसमें पिछले 7 दिन में हमारे पास 8000 से ज्यादा मरीज अस्पताल में दाखिल हुए हैं। इसी तरह जो एक हफ्ते में हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे आईसीयूज में होते हैं उसकी तादाद में भी दुगना से ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा तो आप भी महसूस कर रहे हैं, हम तो रोज इस मामले से डील भी करते हैं और इन पेशेंट्स का इलाज की भी पूरी कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह जिंदगी और सेहत देने वाला है और इन नंबर्स को भी डील करते हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इस तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और मजीद तशवीश की बात यह है कि ये इजाफा हो रहा है। आपने अच्छा जी, साथ साथ नबील साहब आपसे तो बात कर रहे हैं लेकिन लोगों को ये भी बता दें कि अगर सिर्फ वेंटिलेटर्स की बात की जाए तो 75% लाहौर में जो वेंटिलेटर्स हैं उन पे मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि बल्कि नबील साहब आप ही से पूछ लें कि जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं अस्पतालों पर सख्त दबाव होगा, तो अब तक तो ऑब्वियसली गुजारा हो ही रहा है, लेकिन कितने केसेस और हो गए तो अस्पतालों में जगह ख़त्म हो जाएगी? कुछ अंदाज़ा आप लोगों ने लगा लिया? कैलकुलेशन कुछ तो की होगी। इसमें मेरी गुजारिश यही होगी कि अभी तो हमारे हॉस्पिटल्स में अब जोर लगा के हम नई कैपेसिटी क्रिएट करते जा रहे हैं, लेकिन आप ये जरूर नोट करें कि एक हॉस्पिटल में जब पहले भी हमारे सरकारी अस्पताल जो अच्छे बड़े अस्पताल थे, टीचिंग टर्शरी हॉस्पिटल्स, इसमें जो लोड है उसका अंदाजा आपको बखूबी होगा। अब जब ये कोविड का एक्स्ट्रा लोड आया तो उसके अंदर हमने जगह ढूंढ के कोविड के आईसीयूज बना लिए, कोविड के वार्ड्स और कोविड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बना लिए। लेकिन इस वेव की पीक जो कि भी रुकने का नाम नहीं ले रही, ये जब बढ़ती जा रही है तो अब जितनी भी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं वो सारी कैपेसिटी बाकी वार्ड्स, यूनिट्स और बाकी सर्विसेज के एक्सपेंस पे है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी अगले एक आधे दिन में हम 4-5 स्पेशलिटीज जिसमें कि साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी,
और ऑफ्थल्मोलॉजी, इस तरह की जो नॉन एमरजेंसी स्पेशलिटीज हैं, हम उनको बंद करने में मजबूर होंगे ताकि उनके वसाइल को हम कोविड के मरीजों के इलाज की तरफ लगा सके। तो अब जितनी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे उतनी कैपेसिटी किसी ना किसी चीज के एक्सपेंस पे होगी। और उससे अगली बात ये कि हॉस्पिटल की कैपेसिटी देखे एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो एक खास हद तक ही एक्सपैंड हो सकती है। तो और अगर उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो खुदा ना खास्ता फिर हमें लोगों को इलाज से जवाब भी देना पड़ सकता है, और अल्लाह ना करे कि ऐसी स्टेज आए। अब अवान साहब, अब तक तो ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपैरेंटली काम नहीं कर रही है। क्या अल्टरनेटिव सोचा है आप लोगों ने? क्या फिर दोबारा से मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है? हालात तो इंडिकेट यही कर रहे हैं कि इट्स नॉट वर्किंग। इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि पिछले तकरीबन 2 से 3 हफ्ते से फॉर्मली इनफॉर्मली हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को यही तजवीज़ दी गई है कि थर्ड वेव में वायरस के फैलाव का जोर तोड़ने के लिए हमें मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन ये तजवीज़ जब गवर्नमेंट ने कंसीडर की है तो जैसा कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जावियों से तजवीज़ को देख के फैसला करना होता है। उसमें गुर्बत भी शामिल है, उसमें इंडस्ट्री का चलना भी शामिल है, उसमें कॉमर्स, ट्रेड और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट भी शामिल हैं। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अभी इस स्टेज पे मुकम्मल लॉकडाउन पे हमें नहीं जाना चाहिए, और हमें कुछ एक्टिविटीज को अब से 1 हफ्ता पहले फैसला किया कि महदूद सतह पे बंद कर देना चाहिए। जिस तरह के मार्केट्स के टाइम को रिस्ट्रिक्ट किया गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज पहले से बंद हैं। तो अब ये वायरस अगर और आगे बढ़ता है तो महकमा सेहत दोबारा ये तजवीज़ हुकूमत को देगा कि इसके फैलाव के जोर को तोड़ने के लिए हमें वाकई मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। ये तजवीज़ याद रहे कि ये पहले मीडिया पे भी, फॉर्मली भी, इनफॉर्मली भी हम हुकूमत को दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत पंजाब नबील अवान। अच्छा जी, देखिए पॉलिसी जो भी ले आया बंदा, सेक्रेटरी सेहत हैं, इंसान को खुद ही मोहतात होना है। हम आपसे बार बार ये गुजारिश करते हैं कि 600 दफ़ा हम आपको बता दें, कोई पाबंदियाँ लग जाएं, मास्क पहनने पे डंडे भी लोग चाहे मारना शुरू हो जाएं, फिर भी अगर आप लोग खुद से नहीं ये आदत अपनाएंगे, और ये आदत क्यों नहीं बन पा रही है, अब लिटरली ऐसा लगता है घर से बाहर अगर निकले और मास्क ना पहना हो या हाथ में ना हो तो इंसान को ना फील होता है कि पता नहीं कुछ रह गया है, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो घर भूला है, कोई मसला है। So many people are not wearing it. Still not wearing it. बहुत से लोग, और जिस आवाम को हम देखते हैं ना कभी कि जिन्होंने बिल्कुल ही मास्क नहीं पहने होते, तो फिर थोड़ा सा डर ये लगता है कि ये अनअवेयर है, शायद उनको पता भी नहीं है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि ग्लोबल एक चीज़ हो रही हो और एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ना पता हो? क्या सेहत के शोबे में इमरजेंसी का शोबा बहुत ही अहम समझा जाता है। इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे अहम शोबा यही समझा जाता होगा, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान में ज़्यादा तवज्जो शायद नहीं है। अब डॉक्टर सनिया खान गौरी इस शोबे में डिग्री हासिल कर चुकी हैं, विच इज़ सपोजिटली द हाइस्ट डिग्री इन दिस फील्ड। डॉक्टर सनिया पाकिस्तान की पहली इमरजेंसी स्पेशलिस्ट बन चुकी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर बरतानिया से आला तरीन फेलोशिप फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की डिग्री हासिल की है। और इस डिग्री की खास बात यह है कि शोबे में दुनिया की हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है, और अभी ये टोरंटो में पढ़ भी रही हैं और अपनी फेलोशिप कंप्लीट कर चुकी हैं। डॉक्टर सनिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बड़ी दूर से हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि पहली आप डॉक्टर हैं जिन्होंने ये हाईएस्ट डिग्री हासिल की है, क्या इससे पहले तवज्जो नहीं दी या इससे पहले अवेयरनेस नहीं थी किसी के पास कि ये इस शोबे में ये हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल है, या क्या वजह थी? Thank you so much for having me on your show. असल में पाकिस्तान में ये कंसिडर किया जाता था कि फेलोशिप की डिग्री जो है पाकिस्तान की ट्रेनिंग के साथ नहीं की जाएगी और नामुमकिन है। इसके बारे में यही आम तासुर है कि अगर आप यूके या आयरलैंड जाएंगे तो तब आप वहाँ की ट्रेनिंग के साथ ये डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं। मैंने ये एक स्टेप लिया था और ये डेयरिंग स्टेप था, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इनिशियली मुझे यही तासुर मिला था कि आप पैसे ज़ाया करेंगे, आप वक्त ज़ाया करेंगे, ये डिग्री मुकम्मल नहीं हो पाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह I've been successful in all components of the exam, and I've competed with trainees from all over the world, and I've been successful. जी प्लीज ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि पाकिस्तान में रहकर आपने ये फेलोशिप की है, ये किस तरह से हुआ? क्योंकि अभी जो हमारे MBBS वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चले प्लैब फॉर इंस्टेंस पास कर लिया, दोनों पार्ट्स प्लैब के पास कर लिए, उसके बाद वो यही कहते हैं कि ट्रेनिंग के लिए उन्हें UK जाना पड़ेगा। क्या वो यहाँ रहकर भी कुछ इस तरह की डिग्री हासिल कर सकते हैं? तो फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज का ये प्रोग्राम है कि आपके कुछ प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए कि यू कैन टेक दिस एग्जाम। तो उसमें 7 years का क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद 3 years ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस एट अ सीनियर लेवल, और ओनली देन फिर यू आर एबल टू टेक दोज एग्जाम्स। और ये ट्रेनिंग जो है उनके करिकुलम के मुताबिक ही होती है। जब अगर आप ट्रेनिंग कर चुके हैं इन सब चीज़ों में, तभी आप उन एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
तो ये ट्रेनिंग मैंने पाकिस्तान में की है, लेकिन कम्पीट मैंने वहाँ के डॉक्टर से किया है और उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरी हूँ। ऑलराइट डॉक्टर सनिया, ये बहुत से डॉक्टर्स देख रहे होंगे और वो इस बात को समझ भी गए होंगे। आप हमें बताएं, और ये एक जनरल परसेप्शन है कि जब हम किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं और इमरजेंसी पे ही जाते हैं तो विच एवर डॉक्टर इज़ ऑन ड्यूटी विल टेक केयर ऑफ़ यू, और अगर आगे कोई और सीरियस मामला हुआ तो स्पेशलिस्ट को कॉल करेंगे, बट यू आर एन इमरजेंसी स्पेशलिस्ट। तो इसमें तो अगर हम जैसे लेमैन सोचेंगे तो इसमें तो आपका अबूर होना चाहिए बहुत सी चीज़ों पे, तमाम चीज़ों पे। जिस तरह किसी भी आप मुल्क में रह रहे हो, इमरजेंसी में तो गन शॉट वूंड से लेके डिलीवरीज से लेके बच्चों के मसाइल, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी ट्रेनिंग तो काफ़ी एक्सटेंसिव होती होगी, नेवर एंडिंग टाइप। डेफिनेटली, तो ये 5 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग है जिसमें हम हर स्पेशलिटी में रोटेट करते हैं, और इस पर्सपेक्टिव से कि हमने उस स्पेशलिटी की इमरजेंसी सीखनी है। तो जब हम ऑर्थोपेडिक्स में जाते हैं तो हम फ्रैक्चर्स को डील करना सीखते हैं, डिसलोकेशंस सीखते हैं। गायनी हाउस में हम डिलीवरी देखते हैं कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी डिलीवरी क्या प्रोसीजर सीखने चाहिए और क्या मैनेजमेंट होगी। इसी के अलावा पीडियाट्रिक्स और जितनी भी ये फील्ड्स होती हैं, जितनी भी नॉर्मल रेगुलर क्लिनिकल फील्ड्स हैं, उन सब की इमरजेंसीज में हम महारत हासिल करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ENT इन सब फील्ड्स में, एनेस्थीसिया, इन सब में रोटेशन करते हैं ताकि हम वो स्किल्स अडॉप्ट कर सकें कि जब ये इमरजेंसीज हमारे सामने आए तो हम उनको स्टेबलाइज कर सकें जब तक कि स्पेशलिस्ट को कॉल की जाए। क्योंकि जब तक वो मरीज स्टेबल नहीं होगा कोई भी स्पेशलिटी उसमें हाथ नहीं डालेगी क्योंकि उनका आउटकम वुड बी वर्स। तो अच्छा, आप इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सनिया, आप अब तो पाकिस्तान में क्या ये प्रोग्राम अवेलेबल है? जिस तरह हमारे यहाँ हर ऑलमोस्ट मुख्तलिफ शोबों में फेलोशिप है और आप परस्यू कर सकते हैं मेडिसिन, सर्जरी वगैरह कुछ भी, तो हमारे यहाँ क्या ये कोर्स अवेलेबल है पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में, सरकारी गैर सरकारी में, इमरजेंसी स्पेशलाइजेशन का? बिल्कुल, तो पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग मौजूद है और ये 10 हॉस्पिटल्स एक्रेडिटेड हैं पाकिस्तान में जो कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो है एज अंडर ग्रेजुएट मेडिकल करिकुलम में इमरजेंसी मेडिसिन को फ़रोग दिया जा रहा है और इस पर काम किया जा रहा है कि इसको एक बुनियादी हिस्सा बनाया जाए करिकुलम का। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल पाकिस्तान में अवेलेबल है। 5 years का इंटेंसिव प्रोग्राम है और डॉक्टर्स आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इन, एंड आई वुड सजेस्ट दैट दे शुड focus on emergency medicine because this is the field that is the first point of care and would make the difference that is seen in patients' outcome. That would certainly make the difference. Thank you, Dr. Sania. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया फॉर बीइंग विद अस। और डॉक्टर सनिया से बात करके एक और चीज़ जो दिमाग में आई, इस किस्म की स्पेशलिटी के लिए यू हैव टू बी अ वेरी काम पर्सन एज वेल, बिकॉज जब इमरजेंसी में कोई इंसान जाता है और फ्रेंटिक होता है, वरना इमरजेंसी में आम आदमी क्यों जाएगा, तो आगे से अगर ऐसा डिमीनर भी मिले ना स्टाफ का और डॉक्टर का, जिससे आपको ये एतबार हो कि ही नोज और शी नोज देयर जॉब, तो बहुत ही आसान हो जाए। सो दिस इज़ गुड। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक और खान की बात करेंगे। लंदन के मेयर और पाकिस्तानी निजात सादिक खान ने कहा है कि दुनिया को महफूज बनाने और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ख़वातीन को नहीं मर्दों को तब्दील होने की ज़रूरत है। मर्दों को अपना मिजाज और सोच बदलनी पड़ेगी। सादिक खान ने कहा कि वो चाहते हैं अवामी मकामात पर जिनसी हरासानी को जुर्म करार दिया जाए। अगर वो अगली मरतबा मुंतखब हुए तो जिनसी हरासानी यानी सेक्शुअल हरासमेंट और घरेलू तशद्दुद डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कवानीन नाफिज करेंगे। सो हमें ये सोच लेना चाहिए अब कि पूरी दुनिया ये जो पर्टिकुलरली सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के केसेस हैं, इनको आप हवस के मामले से ना जोड़ें कि कोई मर्द अपनी टेम्पटेशन कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने किसी का जाके रेप कर दिया। दिस हैज नथिंग टू डू विद योर सेक्सुअल एपेटाइट। एब्सोल्युटली। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो इस तरह प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं जिस तरह सादिक खान, मतलब इस किस्म की स्टेटमेंट्स निकालना और एक रीअश्योर करना बात को और एक सीमेंट करना बात को कि क्या क्या वजूहात हैं और क्या क्या नहीं है, उसको डिफ्रेंशिएट भी करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम तो होप तो यही कर सकते हैं कि इधर भी वो डिफरेंसेस जो अच्छा हैं, जी, मुनीर वो अच्छी तरह पता याद करते हैं। इनका एक एक कलाम ऐसा है कि आप बैठे तो सोचते रहें घंटों बैठ के कि इन्होंने क्या लिख दिया। अब हम कुछ और आपके साथ शेयर करेंगे एंड साथ ही हम लेंगे एक हेडलाइन ब्रेक। ये कोविड इफेक्ट्स ब्रेन वाली हेडलाइन में टॉप स्टोरी में आप मुझे क्यों देख रही थी? क्योंकि टीम में अभी ताज़ा तरीन जो है मुझे ही क्या हुआ है कोविड, इसलिए या फिर आपको कोई ज़हनी असरात नजर आ रहे हैं? तो खैर बहुत से लोगों को हुआ है और ये बाय द वे एज वी विल टेल इन आवर स्टोरी कि हर किसी का ब्रेन नहीं इफेक्ट होता, बस किसी का ब्रेन इफेक्ट होता है। अच्छा जी, मास्टर अयूब से हम बात करेंगे। इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया इस मरतबा भी 23 मार्च को। सो वी आर गोइंग टू टॉक टू हिम इन डिटेल। और वो जो जज्बा है
वो कहाँ से आया और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। अब तो साल हाँ साल हो गए और वो जज्बा उसी तरह ये काम करने का जारी। बिल्कुल, उनके काम जो है वो एक्नॉलेजमेंट उनको मिली है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वैसे नहीं मिला, लेकिन ऑब्वियसली ही हैज बीन एक्नॉलेज्ड। और मैं खुद अपना आपको पर्सनल बताऊं, एंड ही इज सर्टेनली द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। और मैं आपको बताऊं कि आई हैव, बिकॉज एनीबडी हु इज फ्रॉम इस्लामाबाद वो मास्टर अयूब को जानते ही हैं, बिकॉज वो इतना फेमिलियर फिगर है इस्लामाबाद में। F6 में फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एक पूरा किसी के घर का गार्डन था जो उन्होंने गार्डन दिया हुआ था, और वहाँ मास्टर अयूब बैठते थे और बच्चे ही बच्चे और सारे पढ़ रहे हैं। और फिर जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया, फिर वो काफ़ी कुछ बन के वापस आके वहाँ यू नो दे गिव देयर सर्विसेज एज वेल। वो फिर आगे आके पढ़ाते हैं। 4 दहाइयों से काम कर रहे हैं। 82 में शुरू किया था। खैर उनसे हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल और ये सीरियस बात है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हम अचानक से मजाक शुरू हो जाता है या नॉन सीरियस हो जाते हैं। जनरल हमारे अवामी एटीट्यूड ये है, जब भी जहनी मसाइल या जहनी बीमारी या डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस किस्म की चीज़ों की बात आती है। अच्छा जी, आपको बताएं कोरोना वायरस पर जैसे जैसे नई रिसर्च हो रही है, इस मुहलक वबा के नए पहलू भी सामने आ रहे हैं। और बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक ने तो ऑब्वियसली हिलाकर रख दी है। आपको बताएं कि तहकीक क्या थी। तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा बीमार होने वाले हर 3 में से 1 मरीज़ को बीमारी को शिकस्त देने के 6 माह बाद मुख्तलिफ दिमागी अमराज का शिकार हो जाते हैं। ये रिसर्च बता रही है। और इस तहकीक में बल्कि ये डिटेल 2,36,000 से ज़ायद कोविड-19 के मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का जायजा लिया गया। तहकीक में बात सामने आई है कि 34% अफराद को बीमारी को शिकस्त देने के बाद जहनी और न्यूरोलॉजिकल अमराज का तजर्बा हुआ, जिनमें सबसे आम 17% जहनी बेचैनी या एंग्जाइटी है। तहकीक के मुताबिक कोविड के जो मरीज़ ICU में ज़ेरे इलाज रहे, इनमें 7% फालिज और लगभग 2% डिमेंशिया की तशखीस भी हुई। उनमें कोविड-19 के हवाले से ऐसे खदशात पहले भी सामने आते रहे हैं। इससे पहले नवंबर में इस हवाले से पहली तहकीक पेश आया हुई थी, लेकिन अब तक इतने बड़े पैमाने पर डेटा का तज्जिया नहीं किया गया था। ये रिसर्च रिपोर्ट उन लोगों की आँख खोलने के लिए काफ़ी है जो अब तक कोविड-19 को अपैरेंटली बीमारी नहीं मानते। इसलिए एहतियात कीजिए, खुद को, अपने प्यारों को इससे महफूज रखिए। एब्सोल्युटली। और साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि टेक इट इजी ऑन द पीपल हु हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, क्योंकि हम सोचते ये हैं, इंसान है ना, कि जी बीमारी ख़त्म हुई फ़ौरन से वापस 200 आप चले जाएंगे, लेकिन इस तरह एक्चुअली होता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, फिजिकली आप उसके असरात ख़त्म होने में, ट्रस्ट मी, कि अगर आपको बिल्कुल ही माइल्ड सिम्टम्स भी हो ना, आप एसिम्टोमेटिक हो तो और बात है, अगर माइल्ड भी हो तो 1 महीना लगता है आपको। हाँ, इट डज और उसका इफेक्ट है। अच्छा जी, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल मालिक हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हम अभी कोट कर रहे हैं। इसकी तहकीक के मुताबिक कोरोना से मुतासा अफराद में 1/3 ऐसे निकले हैं जिनकी दिमागी सेहत पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा है। तो आपके मुशाहिदे में क्या ऐसे केसेस पाकिस्तान में भी आए हैं? देखें, कोविड-19 जो गुज़श्ता है 1 साल से ज़ायद अरसे से पूरी दुनिया में एक वबा की सूरत में फैली हुई है, जिसने बहुत सारी कीमती इंसानी जानों को भी अपने घेरे में ले लिया है। इसने जहाँ बहुत सारी दीगर अमराज का बायस बनी, वहाँ बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि दिमागी व नफ्सियाती अमराज के भी बायस बनी है। देखें, एक तो कोविड खुद एक वबा है, तो बहुत सारे लोग जो कि नॉर्मल भी होते हैं उनमें भी एक एंग्जाइटी या बेचैनी या इज़्तिराब की कैफियत होती है। लेकिन अगर हम प्योर क्लिनिकल और पूरे जिसे कहते हैं कि तिब्बी ज़बान में बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों को कोविड हो जाता है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो क्रिटिकल केयर में जाते हैं, यानी जिनको ICU में जाना पड़ जाता है, कोविड वार्ड में चला जाना पड़ता है, तो उन लोगों को भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं, जिनमें सबसे कॉमन जो है उसमें उनको फालिज को हो जाना है, उनके सरसाम जिसको इंसेफेलाइटिस कहते हैं वो हो जाना है, बल्कि उनको नर्व्स का पॉलीन्यूरोपैथीज जिसको हम गुली बॉडी सिंड्रोम कहते हैं, GBS कहते हैं, वो हो सकता है। तो बहुत सारी क्रिटिकल केयर के अंदर कोविड के मरीजों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये कहते पाए गए हैं कि जनाब कोरोना हो भी जाए तो बंदा ठीक हो जाता है, तो ऐसे में कोई परेशानी की बात नहीं है, इसलिए एहतियात का भी वो नहीं है एलिमेंट हमारी है जितनी एहतियात होनी चाहिए। तो इस तहकीक के पर्टिकुलरली सामने आने के बाद आप क्या मशवरा देंगे लोगों को, एक तो जो नहीं एहतियात कर रहे हो और जो रिकवर कर गए हैं, दूसरे लोग उनके साथ कैसे पेश आए? इस वबा से बचने का एक ही इलाज है, वो है एहतियात।
यानी मास्क का इस्तेमाल, हाइजीन को बेहतर रखना और रश वाली जगहों से बचना, यही एक इलाज है। अगर जिनको कोविड हो चुका है उनको और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये मिसकंसेप्शन है कि जिसको एक दफ़ा कोविड हो जाए उसको दोबारा नहीं हो सकता। ये मिसकंसेप्शन है कि जी गर्मियों में कम होता है और सर्दियों में ज़्यादा होता है। ये मिसकंसेप्शन है कि जनाब ये किसी ख़ास को होगा, किसी ख़ास को नहीं। जो बच्चों में भी कॉमन हो रहा है, बड़ों में भी कॉमन हो रहा है। अगर हम इसके एहतियात नहीं करेंगे, वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो आप टेलीफोन कॉल करते हैं जब हम, तो उसकी वॉइस टोन से लेकर वीडियो, सोशल मीडिया, पेपर, हर जगह तो ये कौम को बताया गया। लेकिन अगर हम इसमें लापरवाही बरतेंगे, इसका हम कौमी जिम्मेदारी जो हमारे, यानी दोनों चीज़ें, यानी हेल्थ भी हमें ये बात समझाती है और दीन भी हमें ये बात समझाता है कि इसके एहतियात। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली वी टोटली एग्री कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने आप को बचा के रखो कि कोविड हो ही ना। लेकिन अब अगर किसी को कोरोना हो जाए तो बड़ा अहम है कि वो अपनी दिमागी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ भी ऑब्वियसली तवज्जो दें। तो जिन्हें कोरोना है उन्हें क्या करना चाहिए कि वो इस तरह की सूरत हाल से बच सकें, दिमागी अमराज का ख़तरा कम से कम हो? देखें, अगर कोविड खुदा न खास्ता हो जाए तो जो बेचैनी, इस्तरारी कैफियत है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि देखें, बहसियत मुसलमान भी हमारा ईमान है कि अगर कोई भी बीमारी आती है तो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, और उस आजमाइश को बहुत हौसले के साथ जिस हद तक उस अल्लाह से ताल्लुक़ के और रुजू के नतीजे में ही बेहतर किया जा सकता है। लिहाजा कोविड अगर हो गया है तो भी और कोविड नहीं हुआ तो भी एहतियात और हौसले के साथ उसको फेस करने की सूरत हाल पे ज़हनी तौर पे, असल में सब चीज़ें मेंटली आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब आदमी खौफ का शिकार हो जाएगा, जब आदमी बेचैनी का शिकार हो जाएगा, जब आदमी परेशानी का शिकार हो जाएगा तो बीमारी को हावी हो, तो उसके नतीजे में तो मसाइल और जन्म लेंगे। तो लिहाजा जिनको कोविड हुआ है, जिनको नहीं हुआ, हर दो सूरत में उसको बहुत तरीके से, बहुत हौसले से और बहुत सब्र और शुक्र के साथ फेस करना चाहिए। जो उसकी एहतियाती तदाबीर है, जो उसके इलाज की तदाबीर हैं, जो मौलिज की हदायत है, उस पर अमल करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर अब्दुल मालिक हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे ये कि डॉक्टर रूथ फाओ सिविल अस्पताल कराची को मैनेजमेंट बोर्ड के तहत चलाने की कोशिश का उल्टा एक्चुअली असर हो रहा है। मरीजों को दस्तयाब रही सही सहूलतें भी छिन गई हैं, मरीज परेशान हैं। बिल्कुल, और कौन हमें बता रहे हैं जी, पूरी रिपोर्ट बनाई है खाबर खान, हमें बता रहे हैं कि ये हालात इतने बुरे कैसे हुए। सिंध के सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट बोर्ड का कयाम डॉक्टर्स के साथ मरीजों के भी गले पड़ गया। महकमा सेहत सिंध के इस इकदाम का असर कराची में सूबे के सबसे बड़े डॉक्टर रूथ फाओ सिविल अस्पताल में देखा जा सकता है, जहां डायरेक्टर एडमिन और प्रोक्योरमेंट को तैनात किया गया, जिसके बाद इंतजामी मामलात चलाने के लिए 20 ग्रेड के MS और 19 ग्रेड के डायरेक्टर में इख्तियारात की जंग शुरू हो गई। नतीजा ये कि गरीब मरीज टेस्ट और अद्वियात की सहूलत से भी महरूम हो गए हैं। 2 हफ्ते हो गया, कभी उधर भेज रहे, कभी इधर भेज रहे, धक्के खिला रहा है। न दवाई न और कोई कुछ, बस घूमते रहो, एक वहाँ भेजेगा, दूसरा इधर भेज देगा। फिर टेस्ट करेगा, बोले अभी तुम जाओ ट्रामा सेंटर, वहाँ से दोबारा वहाँ से गया, फिर उसने ट्रामा सेंटर जाओ, ये 3 नंबर यूनिवर्सिटी पे वहाँ, तो उसने बोला अभी तुम ये नहीं, फिर दोबारा आ जाओ। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान के मुताबिक फैसले से मामलात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हुए हैं। उनकी पोस्टिंग के बावजूद भी हमारे यहाँ जो पेशेंट्स के देरीना मसाइल थे, पेशेंट की सहूलियत के हवाले से, वो अभी तक हल नहीं किए जा रहे हैं जितनी तेज़ी से किए जाने चाहिए थे। अस्पताल में एक जानिब जहां मरीजों को दवाएं और इलाज मयसर नहीं है, वहीं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में MRI और CT स्कैन मशीन की हालत भी आपके सामने है। 20 ग्रेड के अफसर के ऊपर 19 ग्रेड के अफसर की तैनाती पर वजीर सेहत सिंध का मौक़िफ़ ये है। 20 ग्रेड का ऑफिसर जब 20 ग्रेड में पहुंचता है ना, उसे 2-3 महीने या 6 महीने रह जाते हैं काम के लिए, और उसके बाद वो रिटायर होने वाला होता है। उसका मसला ये होता है कि वो अपनी रिटायरमेंट के पीछे पड़ता है, अपने पेंशन और उसकी सारी कार्रवाई करने लगता है। वो जो है काम में ध्यान इतना नहीं देता। 1900 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में सूबे भर के मरीज बेहतर इलाज की आस में आते हैं, मगर यहाँ इख्तियारात की जंग उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है।
महकमा सेहत सिंध की जानिब से सिविल अस्पताल को मैनेजमेंट बोर्ड के तहत चलाने की काविश से जहां इंतज़ामी उमूर खुलकर सामने आ चुके हैं, वहीं अस्पताल में आने वाले मरीज़ अद्वियात और मशीनों की ख़राब हालत के बाइस इलाज से भी दूर होते जा रहे हैं। अस्पताल में काम करने वाला तिब्बी अमला भी शशोपंच का शिकार है और मुतालबा कर रहा है कि मुनासिब इंतज़ाम किया जाए ताकि अस्पताल को बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। हो ये ज़रा खौफज़दा ही हो गई हूँ मैं तो ये खावर खान की रिपोर्ट देख के, क्योंकि जिन हस्पतालों की रेपूटेशन इतनी अच्छी हो और इतना अच्छा काम कर रहे हो, उनको इस तरह देखते हुए बड़ा ही दुख होता है कि बंदा किधर जाए फिर। सो इसको सॉर्ट आउट करें, ज़ाहिर है। और सरकारी अस्पतालों की रेपूटेशन वैसे जो भी हो, बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे इलाज कराना किसी भी गरीब आदमी के लिए, इंसान के लिए। आपने MRI और CT स्कैन के कमरों का हाल देखा था, रंग नहीं हुए थे बीच में, हालांकि बड़ी स्टरलाइज्ड प्लेसेस होती हैं, यू जस्ट कांट गो, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो काम भी कर रहे हैं आप जिस तरह के वो बता रहे थे। चलिए, ये तो हम एक इम्प्लोर करना चाहते थे कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ द थिंग्स दैट यू हैव, और बड़ा अच्छा काम कर रही थी। लेकिन कुछ पाकिस्तानी हीरोज़ की अब हम बात कर लेते हैं। एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज़ आपको बताएं कि तालीम जिसे इंसान का बुनियादी हक समझा जाता है, महंगी से महंगी और आवाम की पहुँच से बाहर होती जा रही है। और ये शिकवा तो आजकल हर एक की ज़ुबान पर है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना किसी लालच के इल्म बांट रहे हैं। तो ये कहानी जो है ये ऐसे ही इंसान की है। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मास्टर मोहम्मद अयूब पेशे के एतबार से तो फायर फाइटर रह चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता 40 बरसों से आम इल्म की शमा जो है जलाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ किए हुए हैं। और एक्चुअली जो ये करते हैं वो नोबडी एल्स रियली डज इट व्हाट ही डज। दारुल हुकूमत में मौजूद ऐसे मेहनतकश बेसहारा बच्चे बच्चियाँ जो तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें मास्टर अयूब सख्त मौसम और हालात की परवाह किए बगैर खुले आसमान तले पूरा साल मुफ्त पढ़ाते हैं और अब तक हज़ारों बच्चों को मैट्रिक और एफ.ए. तक तालीम दिला चुके हैं। मास्टर अयूब को कई कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। गुज़श्ता माह सदर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया गया। मास्टर अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। मास्टर साहब, बहुत से लोग अब आपकी कहानी से वाकिफ़ हैं कि आपने किस तरह 1980 के अराउंड 1982 में टू बी प्रिसाइसली अपने सफ़र का आगाज़ किया। बताइएगा कि आप शुरू से तालीम के शोबे, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए बताइएगा कि आप शुरू से दर्स व तदरीस के शोबे से ही वाबस्ता थे। कैसे ख्याल आया कि ये जो बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या मेहनत कशों के बच्चे हैं, इनको जमा करूं और पढ़ाना शुरू कर दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर मोहम्मद अयूब मेरा नाम है। मैं इस्लामाबाद में एज ए फायर फाइटर भर्ती हुआ था। तो मैं जब भी किसी हादसे पे जाता था तो देखता था कि बहुत सारे कोई ज़ख्मी हो गया है, कोई मर गया है, कोई कट गया, फट गया, तो इस तरह बड़ा दुख होता था। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं रोज़ाना ये किसी की मदद करूं, काम आऊं। तो मैंने इस्लामाबाद की जो मैंने सर्वे की है, क्योंकि हादसा तो बहुत नहीं होते थे, तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर बड़ी बड़ी अजियत हो रही है, कोई काम में मसरूफ़ है, कुछ चोरियाँ करते हुए बच्चे देखे हैं, कुछ नशे में बच्चे नशा करते हुए देखे हैं, कुछ आवारा फिरते देखे हैं, और किसी बच्चों पर जुल्म था। तो इसी पर मैंने सर्वे की और सोचा, एक बच्चा जो सारा दिन गाड़ियाँ धोता था और उसकी ना माँ थी ना बाप था, 5 भाई और 3 बहनें, तो ये सड़क के किनारे बैठ के वो गाड़ियों को धोता था। उससे मैं मिला पहली दिन और उससे पूछा, मैंने कि भाई आप सारा दिन ये गाड़ियाँ धोते हो तो क्या ख्याल है, क्यों पढ़े नहीं आप? कहता जी मैं कैसे पढ़ूँ, मेरी ना माँ है ना मेरा बाप है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, कौन पढ़ाए मुझे? मैंने इसके बारे में सोचा और उस बच्चे को ले लिया और उस बच्चे ने हामी भरी और मैंने किनारे वहीं सड़क के किनारे बैठकर उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने पास से कापी दी, अपने पास से पेंसिलें दी और उसके तकरीबन मैंने 5 साल के अंदर उसको मैट्रिक कराई। और इसी दौरान कई बच्चे और आ गए। मेरी पहले अपनी सर्वे खुद होती थी, कोई बच्चा मिलता था आवारा या जिस पर जुल्म होता था उससे मिलता और ले आता और सड़क के किनारे या पार्क में बैठ के मैं पढ़ाना शुरू कर देता था। लेकिन सन 1982 में मैंने एक पार्क F63 में उसमें मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और मेरे बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन इस दौरान मेरे पास पुलिस भी आई कि ये बच्चे क्यों इकट्ठे किए हुए हैं, और सीरिया वाले भी आए, आप क्यों यहाँ बच्चों को इकट्ठे करते हैं, जबकि मैंने उनको बताया भी, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करते थे बल्कि मुझे उठा देते थे। लेकिन मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा और मेरी बच्चों की तादाद जो बढ़ती गई। मुझे जासूस भी कहा गया, मुझे
ये भी कहा गया कि ईसाइयत फैला रहा है, मरज़ियत फैला रहा है। मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहता था और बच्चों को पढ़ा रहा था, और ये मैंने काम जारी रखा। अच्छा मास्टर अय्यूब, ये जी, जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं, और क्योंकि आप तो माशाल्लाह इतनी दहाइयों से ये काम कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हमेशा देखा होता है, बल्कि आपकी मदद को भी आए होते हैं। ये बड़ा मुश्किल है काम अकेले करना, ये अज़म करना तो बहुत अच्छी बात है, और आपने सोचा और आप बिल्कुल लग गए कि बच्चों को पढ़ाना। लेकिन किन किन लोगों ने आपकी मदद की? जैसे जगह दे देना, कुछ डोनेशंस कर देना, बच्चों को ले आना, मतलब कौन आपके साथ इस पूरे सफ़र में रहा? जी देखें, सबसे पहले तो जब मुझे CDA ने तंग किया, पुलिस ने तंग किया, तो अहमद फराज साहब जो शायर थे, इन्होंने मेरी हेल्प की, मदद की, और उन लोगों को मना किया, भाई ये दरख्तों के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाता है तो क्या है, आपको क्यों तंग करते हैं। वहाँ पर SHO साहब को भी बुलाया गया, CDA के चेयरमैन को भी बुलाया गया कि ये दरख्तों के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा है और इसको तंग ना किया जाए, बल्कि ये जो जगह है ये कच्ची है और गंदी है, यहाँ इसको जगह को ठीक किया जाए ताकि बच्चे बैठ के आराम से यहाँ पर बैठ के पढ़े। तो CDA ने फिर वहाँ पर वो जगह पक्की कर दी, और पुलिस वालों ने भी कभी मुझे फिर तंग नहीं किया, और मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, और मेरी तादाद बढ़ती गई। 300 तक बच्चे मेरे पास गए। मेरे पास वही बच्चे जो बड़े, जो 9वीं 10वीं तक थे, 8वीं के थे, वो पढ़ते भी थे और साथ मेरी हेल्प भी करते थे, और साथ पहली दूसरी के साथ उनको लेकर पढ़ाना शुरू कर देते थे। इस तरह मेरी तादाद पढ़ने वाले बच्चों की भी गई और इसी तरह पढ़ाने वाले बच्चों की भी चलती गई। आज हज़ारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई पैसा नहीं, बल्कि कापी कागज़ भी मुझे मेरे से ही लेते थे। और मैं उन बंदों का भी शुक्रगुजार हूँ जो कि मुझे कापियाँ दे देते थे, पेंसिलें दे देते, क्योंकि मैं तो एक फायर फाइटर था और इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं थी, फिर भी मैं अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा इन बच्चों पे लगाता था, एक हिस्सा बीवी बच्चों को देता था, और एक हिस्सा अपनी ज़ात पे लगाता था। और यूँ बच्चे जो थे मेरे पास बढ़ते चले गए, आते चले गए। कोई बच्चा 5 पढ़ के चला जाता था, कोई 8 पढ़ के चला जाता था, और फिर कोई 10 पढ़ के पास होकर मैट्रिक करके जाता था। अपनी तनख्वाह में से, ज़ाहिर है बड़ी तो नहीं होगी एक फायर फाइटर की तनख्वाह, लेकिन आपने उससे इतना कमा लिया कि अंदाज़ा भी नहीं आप लगा सकते जितना आपने कमा लिया इस तनख्वाह में से। अब ये बताइएगा, ज़ाहिर मुश्किल काम होता है, अगर 300 बच्चे आपके पास एक वक्त में थे तो वो सारे एक ही उम्र के भी नहीं होंगे, एक ही क्लास वाले भी नहीं पढ़ रहे, तो किस तरह डिवाइड करते हैं? अब जमातें डिवाइड करती हैं कि जनाब 5वीं वाला जो सिलेबस है वो इतने अलग टाइम पे पढ़ाएंगे, या और कितने लोग हैं आपके साथ जो आपके साथ मिल के पढ़ाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सबको तो आप अकेले नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, एक ही हमारा टाइम था पहले, क्योंकि आजकल तो कोरोना है तो टाइम हमने अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन उस वक्त एक ही टाइम था। तो मैं पहले बड़े बच्चों को पढ़ा लेता था, और बड़े बच्चे जो थे वो मेरे साथ पहली दूसरी को हमने एक ग्रुप बनाए हुए थे उन बच्चों के, ये पहली वाला है, ये दूसरी वाला है, ये तीसरी वाला। तो फिर मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता था, छोटे बच्चों को मेरे जो 9वीं 10वीं के बच्चे थे आके मिल के वो मेरे साथ पढ़ाते थे। मेरे 2 दोस्त भी थे, वो भी बेचारे आ जाते थे और साथ बैठकर वो भी मेरी हेल्प करते थे और मदद करते थे। इस तरह हम चलते थे। और अच्छा मास्टर, ये ज़रूर बताइएगा कि माशाल्लाह हज़ारों बच्चे तो अब आपकी सोबत से ही निकले होंगे, आपने पढ़ाया, तो क्या वो वापस आते हैं आपसे मिलने के लिए, शायद कुछ वापस कंट्रीब्यूट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो इस किस्म के भी कुछ वाक़े हैं? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। आज मुझे 38 साल हो गए हैं, और जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं वो आते हैं मेरे पास और आकर बताते हैं कि मैंने इतने साल पढ़ा, और फिर हेल्प भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं। कोई 1 दिन आ गया, कोई 2 दिन आ गया, कुछ रेगुलर भी बच्चे चलते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। वॉलंटियर तौर पे भी आजकल कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से बच्चे मेरे पास आते हैं कि जी हम 1 महीना पढ़ाना चाहते हैं या 6 महीने पढ़ाना चाहते हैं, तो वो पढ़ाते हैं। मेरे पास बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तौर पर बच्चियों को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि लड़के जो हैं कम, क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी बच्चियाँ होती हैं, जिसके लिए मैं ज़्यादा तरजीह बच्चियों को देता हूँ, और बच्चियाँ जो है मेरी हेल्प करती हैं और आगे चलते हैं। अच्छा मास्टर साहब, आपके पास इतने 38 साल से बड़े सैकड़ों आपने बच्चों को, हज़ारों आएगा इस बच्चों को पढ़ा दिया,
कोई एक कहानी आप तक पहुंची हो कि जनाब आज ये मेरे पास से जिसको मैंने मैट्रिक कराया था आज ये बड़ा अफसर लग गया, ये बड़े ओहदे पर फाइज हो गया या बड़ा कारोबार करता है, तो ऐसी कोई कहानी आप तक पहुंची और फिर कैसा महसूस होता है आपको जब आप तक ये सक्सेस स्टोरी पहुंचती है? देखिए जी, ये तो हज़ारों हैं, हज़ारों बच्चे, कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गया है, कोई अपना वाटर एंड पावर में गया है, कोई आर्मी में गए हैं, कोई पुलिस में गए हैं, मिलते रहते हैं कि जी हमने आपसे मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। और मैं खुद भी बच्चों को कॉलेज में ले जाता था क्योंकि लोग वाकिफ़ थे और मेरी मदद करते थे कि मैं कहता था कि ये बच्चा मेरे पास पढ़ा है, गरीब है और इसको दाखिला दिया जाता दे, तो वो बच्चा वहाँ पढ़ता भी था और शाम को मेरे पास मेरे साथ आ जाता था और मेरे साथ बैठ के पढ़ाता था। तो इसी तरह और बच्चियाँ जो थी वो भी आ जाती थी और हम उसी खुले ग्राउंड के अंदर बैठ के पढ़ते थे और लोग देखते थे कि ये कैसा स्कूल है जो खुले आसमान तले बैठे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्लाह के शुक्र से बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन सब बच्चियों को शुक्रगुजार हूँ मैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर मेरी मदद की और साथ मैंने उन बच्चों की मदद की। जी जी बिल्कुल मास्टर अयूब, यकीनन ये काम ऐसा है कि तो अल्लाह की मदद से और मिलजुल के ही हुआ। डेफिनेटली आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और इस्लामाबाद तो मेरा ख्याल है कि आपको ओन करता है कि आप बड़ी अच्छे एग्जाम्पल ऑफ बीइंग फ्रॉम इस्लामाबाद है। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैंने ऊंची कर ली है कुर्सी। ये कुर्सी की आज बड़ी कुर्सी जो होती है ना पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी बहुत ऊपर चली जाती है और कभी ठा करके नीचे। हमारी वैसे ही एक सोच है ना कि जिसकी कुर्सी ऊंची उसका कद भी ऊंचा। अगर गौर करें तो ऐसा होता नहीं है। वैसे आपकी नहीं कुर्सी, जनरल कुर्सी की बात कर रहे हैं, जिसके लिए एक्चुअली जंग होती है ना, जिस कुर्सी के लिए कल दस्ता में भी लड़ाई हो रही है, कुर्सी इंतखाब हो रहा है। ओके आगे चलते हैं, टाइम कम। पीटीआई हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आई है और हायर एजुकेशन कमीशन को वजारत तालीम के मातहत करने का फैसला हो गया है। जनाब सदर ममलिकत ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक HEC के तमाम फैसले अब वजारत तालीम की मंजूरी से होंगे। चेयरमैन HEC 2 साल और अरकान की तैनाती 4 साल के लिए होगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि वज़ीर आज़म HEC के तरीक़ा कार से खुश नहीं थे, इसीलिए तब्दीली का फैसला हुआ। लेकिन रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने हुकूमती फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कहा? जी बिल्कुल, और हुकूमत यूनिवर्सिटीज़ को तबाह करने पर तुली है, ये उनका कहना था। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम के रुकन महनाज अकबर अजीज़। महनाज, आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन अब एक खुद मुख्तार इदारा नहीं रहा, वफाकी वजारत के मातहत हो गया, तो ऑर्डिनेंस आ गया। क्या फ़र्क पड़ेगा मुल्क में आला तालीम के मामलात पर इसका? नहायत अफसोसनाक है कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया है रातों रात हायर एजुकेशन कमीशन को की खुद मुख्तारी ख़त्म करने के लिए। और देखिए, ये इदारा तकरीबन 20 साल पहले बनाया गया था, रेगुलेटरी बॉडी है फॉर एन इंस्टीट्यूशन। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़रूरत थी कि उनकी क्वालिटी इम्प्रूव की जाए और उनको एक फ्रेमवर्क में लाया जाए जहाँ पर उनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। और जो ये खेल खेला गया है, बहुत घिनौना खेल खेला गया है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ। इसमें 3 मिलियन बच्चा जो है, यानी कि 30 लाख बच्चा इफ़ेक्ट होगा। ऑलरेडी आपने ये देखा है कि कोरोना में हायर एजुकेशन कमीशन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए कितने ज़्यादा चैलेंजेस आए। तो अब आपने लेकर के उसको एक ऑर्डिनेंस आप लाते हैं और बात यह है क्योंकि वो इदारा जो है ख़ुद मुख्तारी के साथ बहुत से रिफॉर्म्स कर रहा है और वो रिफॉर्म्स ऐसे हो रहे हैं कि वो सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ तो में। ये एक ऑर्डिनेंस है जिसे कानूनी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट की मदद भी चाहिए होगी। अपोजिशन के जो आजकल हालात चल रहे हैं, इसमें आपको लगता है ये मुमकिन होगा कि आप ये कानून साजी करवा सकें या रुकवा सकें? देखें जी, कोई भी ऑर्डिनेंस इस तरह रातों रात चोर दरवाजे से लाया जाए जो कि मुल्क की साख्त को डैमेज कर रहा है, जो कि हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को डैमेज कर रहा है, उसको तो ये जो पार्लिमानी हमारे झगड़े हैं और जो हमारे डेमोक्रेसी के झगड़े हैं और जो हमारे आइडियोलॉजी के झगड़े हैं, उसको बलाए ताक रख के हम जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम स्टैंड लेंगे
और पार्लियामेंट में अभी भी स्टैंड लिया हुआ है और हम बिल्कुल माइंडफुल हैं और इसको वॉच कर रहे हैं कि ये किस तरफ जा रही है चीज़, और सारा पाकिस्तान इस चीज़ को देख रहा है। देखें, इतना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतना बेबस कोई भी नहीं है यहाँ पर। हम अपनी एजुकेशन इमरजेंसी तो पहले ही पाकिस्तान में है। अभी यहाँ डी चौक में प्राइवेट टीचर्स का एक धरना हो रहा है कि जो कोरोना में उनके साथ हिसाब किताब किया गया है। तो मतलब ये कि सारे लोग अब अपना इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से अब बच्चा और हम सब और पार्लियामेंटेरियंस क्या, हम सब अपना हक लेंगे। महनाज अकबर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। डेफिनेटली ये है बालाए ताक रखते हुए डिफरेंसेस इस ऑर्डिनेंस को जो आया है रुकवाएगी और इसको कानूनी शक्ल नहीं, बिल्कुल नज़र में रखना चाहिए कि ये क्यों हुआ है और इसके क्या असरात होंगे। और पाकिस्तान में पुलिस का महकमा हमेशा तनकीद की जद में ही रहा है, क्योंकि अवाम का मुहाफ़िज़ समझा जाने वाला इदारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय अक्सर, नॉट ऑलवेज़ बट अक्सर, खौफ और परेशानी का बायस बन जाता है। पुलिस महकमे में इस्लाहात दरीना मुतालबा भी है और वक्त की अहम ज़रूरत भी। अब IG पंजाब इनाम गनी ने चंद रोज़ पहले एक ऑर्डर जो है वो जारी किया है, जिसके तहत सूबे भर में ख़राब रिकॉर्ड के हामिल किसी भी शख्स को पुलिस महकमे में कोई भी ओहदा हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर किसी SHO या कांस्टेबल के खिलाफ क्रिमिनल केसेस या FIR दर्ज हो तो उसे मुकदमे से बरी होने तक मुअत्तल कर दिया जाएगा और इससे अगले मरहले में उन तमाम अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाएगा जो 3 बार से ज़्यादा डिपार्टमेंटल पनिशमेंट्स का सामना कर चुके हैं। तो ये कुछ सख्त इक़दाम हैं जो उठाए जा रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। ये ऑर्डर जारी होने के बाद अब इस पर अमल दरामद की खबरें भी आ रही हैं। अब तक मुजरिमाना रिकॉर्ड के हासिल दर्जनों अफसरान और इंस्पेक्टर्स को उनके ओहदे से हटाया जा चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से अहमद फराज साहब। अहमद, थैंक यू, आपने वक्त दिया। बताइएगा, पंजाब में अचानक 3 दिनों में 62 SHOs को हटा दिया गया भाई, और मजीद भी हटाए जाने का इम्कान है, तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। क्या इस बारे में तफसील है, आगे क्या इक़दामात और होने वाले हैं? हमारी बात हुई थी IG पंजाब इनाम गनी साहब से, DIG ऑपरेशंस पंजाब जो हैं सुहेल सुखेरा, उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि ये इसी पॉलिसी का हिस्सा हैं और इनको क्यों उठाया जा रहा है, इसकी वजह यह है कि जिन SHOs पर मुकदमात दर्ज हुए, ख़ास तौर पर फ़ौजदारी को मुकदमात थे, ख़ास उसमें उन्होंने किसी आम शहरी पर तशद्दुद किया, किसी से रिश्वत ली या और कोई मिसयूज़ ऑफ उन्होंने अपनी सर्विस का अगर इस्तेमाल किया, जो उन पर मुकदमात थे, ख़ास तौर पर 155C के जो मुकदमात थे, इस वजह से उनको उठाया गया कि जब तक वो इन मुकदमात से बरी नहीं हो जाते या बेगुनाह नहीं पाए जाते या इन्वेस्टिगेशन में मुकम्मल तौर पर वो बेकसूर नहीं पाए जाते, तब तक उनको SHO ना लगाया जाए। और ये ऑर्डर जो हैं ये पीर के रोज़ किए गए थे IG पंजाब की जानिब से। उन्होंने ये ऑर्डर्स किए थे कि पूरे पंजाब में जिस थाने में भी जो SHOs लगे हैं, अगर उन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है किसी भी जुर्म का, खा वो 155C है या किसी भी जुर्म का जो मुकदमा है, उसको फौरी तौर पर हटाया जाए और तब तक उनको वापस नहीं लगाया जाएगा जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं करेंगे और जब तक वो बरी नहीं होंगे। लेकिन अफसोस ये है कि इस मरहले में ख़ास तौर पर एक लाहौर के एक SHO थे अज़हर नवीद, उनको भी हटा दिया गया। उनको, वो बरी तो हो गए एक मुकदमे से, लेकिन उनका कसूर ये सिर्फ ये था कि वो बरी हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी बरीयत का जो उनको मिला गया था अदालत से, जो उनको मिला था, उन्होंने उस बारे में महकमे में उसको रिकॉर्ड से ख़त्म नहीं करवाया था। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज। मुझे तो ये बात ही बड़ी अच्छी लगी है कि वाकई अगर FIR कटी हो किसी ऑफिसर की तो वो ऑफिसर क्यों रहे थे। अच्छा जी, लाहौर जाएंगे आप तो पंजाब की हम बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब आज लाहौर जाएंगे और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और उनसे जुड़े मामलात और दीगर भी इशूज़ पर बात होगी। And we are going to see you Monday.